अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। देश की सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। हम सब पराक्रमी भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सबको भी सिपाही बनकर देश की समृद्धि और देश में सौहार्द के लिए दिन रात एक करना होगा और यह हमारी पहली जिम्मेवारी है। पराक्रमी कभी ये नहीं सोचता कि चलो बहुत हो गया, अब सो जाओ। यह नहीं चल सकता। हमें जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रमी होना है, विकास की नई ऊंचाइयों को छूना है, प्रगति के नए कीर्तिमान बनाने हैं। देश के भीतर और देश की सीमा पर दिन रात एक करके एक एक वीर बेटे और वीर बेटी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। वो है तभी हम हैं। और इसलिए मेरा प्रत्येक देशवासी से आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले। पहले से अधिक काम करते करें, पहले से चलने की गति बढ़ा दें। देश को प्रगति पथ पर आओ मिलकर के बढ़ते चले। इंडिया विल लिव एज वन, इंडिया विल वर्क एज वन, इंडिया विल ग्रोथ एज वन, इंडिया विल फाइट एज वन, इंडिया विल विन एज वन। हमारा देश नई नीति और नई रीति के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में जुटा है। आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत का युवा आज उत्साह में है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। युवाओं में कुछ कर गुजरने का नया विश्वास पैदा हुआ है। देश के किसान से लेकर देश के जवान तक हर किसी को यह विश्वास मिला है कि नामुमकिन अब मुमकिन है। साथियों, यही कारण है कि हर भारतीय, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, वो अधिक से अधिक योगदान देने के लिए आगे आ रहा है। मैं देश के लिए और क्या करूं, कैसे करूं, कहां कहां करूं, इस प्रकार की भावना आज चरम पर है। एक राष्ट्र के नाते हमारे लिए इससे सुखद स्थिति नहीं हो सकती। कुछ कर गुजरने की चाह खुद पर और सरकार पर
अभूतपूर्व विश्वास, यही हमारी पूंजी है। साथियों, आज भारत एक ऐसे पड़ाव पर है जहां से एक वैभवशाली, मजबूत भारत हमें आज सामने दिख रहा है। इस वैभवशाली न्यू इंडिया के निर्माण के लिए यहां से एक नए प्रयास की आवश्यकता है और इसके लिए कोटि कोटि जनों के विश्वास में जो मजबूती है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ समाज है, उसको एक धागे में पिरोना भी है ताकि भारत माता के चरणों में हम एक मजबूती की माला भी समर्पित कर सके। आप सभी बूथ के सिपाहियों का रोल यहीं से ज्यादा शुरू होता है। आपकी ही ताकत से नए भारत का संकल्प सिद्ध होने वाला है और इसके लिए आप व्यापक स्तर पर संवाद कर रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं। साथियों, अब अपनी कोशिशों को और विस्तार देना होगा क्योंकि अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, साल भर उसने पढ़ाई भले ही कितनी भी क्यों हो, परीक्षा के आखिरी दिनों में उसे पूरी शक्ति लगानी ही पड़ती है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ के नायक है और बूथ ही हमारा किला है। अगर आपने अपना बूथ जीत लिया, बूथ के लोगों का दिल जीत लिया, तो संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को तेज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे अच्छा लगा और आप अपने अपने घरों में बैठ करके, अपने गांव में बैठ करके आज मेरे से बात कर रहे हैं और शायद ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से इतनी बड़ा विस्तार से बात, ये भी शायद एक रिकॉर्ड बन जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, श्री अमित भाई शाह का, उनकी पूरी टीम का और जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की रचना की, योजना की और करीब करीब महीने पहले से आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे थे, तो मैं आपकी इस मेहनत को अभिनंदन करता हूं। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, त्रिपुरा चलते हैं, अगरतला। और अगरतला ने तो नया इतिहास रचा है, हम सब मालूम है, त्रिपुरा ने नया इतिहास रचा है। मुझे बताया गया है कि हमारे मुख्यमंत्री भाई विप्लव देव जी भी वहां मौजूद है। आइए, कौन बात करेगा? हाँ, बताइए। आदरणीय मोदी जी, आपको हम दिल से प्रणाम करते हैं। नमस्ते। मैं अगरतला 4 बरजला मंडल महिला मोर्चा की संपादिका रजनी बीन हूँ। मेरे और हमारे पूरा त्रिपुरा वासियों की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। आदरणीय मोदी जी, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे त्रिपुरा वासियों के लिए इतना सोचते हैं, जो आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री इतना ना सोचा हो। मेरा आपसे एक प्रश्न है। अब जब चुनाव 2 महीने से कम समय रह चुका है, तो हमारा उत्साह काफी बढ़ा हुआ है, तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए? रजनी जी, आपका धन्यवाद। त्रिपुरा में की जनता त्रिपुरा को आगे निकले। हाँ, बैठिए रजनी जी।
त्रिपुरा की जनता त्रिपुरा को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, एक मुक्ति का आनंद ले रही है और वहाँ सरकार भी जन कल्याणकारी कामों में लगी हुई है। और इसलिए अगर आगे बढ़ने का यश है तो त्रिपुरा की जनता को है, त्रिपुरा की सरकार को है, त्रिपुरा का नेतृत्व करने वाली टीम को है। मैं तो एक गार्डियन हूं, एक गार्डियन के नाते जितना ख्याल रख सकता हूं जरूर रखता रहूंगा। लेकिन आपने मेरा धन्यवाद किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। देखिए, आपका ये प्रश्न वास्तव में पूरे भाजपा परिवार का उत्साह बढ़ाने वाला है। दरअसल आने वाले 2 महीने में पूरे विश्व की नजर भारत की ओर लगी रहेगी। लोकतंत्र का महोत्सव, चुनाव अपने रंग में दिखेगा। ऐसे में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने के नाते भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं का दायित्व भी कहीं अधिक बड़ा है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने जन सामान्य को लाभ पहुंचाने वाले जितने फैसले लिए उतने आज तक किसी ने नहीं लिए। अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि विकास के इन कार्यों की जानकारी जनता के पास घर घर जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को मिल करके उसे ठीक से हम पहुंचाए। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमें उन लाभार्थियों से मिलना चाहिए जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, लाभार्थियों से मिलना यह अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव है। आजकल मैं जहां भी कार्यक्रम के लिए जाता हूं, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनके जीवन की घटनाएं सुनता हूं। साथियों, यह अनुभव मुझे भी हृदय को छू जाता है और मुझे काम करने का और आनंद बढ़ जाता है मेरा। आप भी करके देखिए, आपको गर्व होगा कि कैसे अपनी सरकार लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। आपका देश पर विश्वास बढ़ेगा कि हां, नामुमकिन अब मुमकिन है। आपका काम करने की प्रेरणा और संकल्प और मजबूत होंगे कि हां, इस प्रगति की यात्रा को रुकने नहीं देना है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकार के परिश्रम और आपकी सहभागिता का ही प्रतिफल है कि हम करोड़ों गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, दलितों, वंचितों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल रहे हैं। भाजपा परिवार ने इसे कमल ज्योति संकल्प अभियान के तहत एक उत्सव के रूप में मनाया। कार्यकर्ता लोगों की खुशी में शामिल हुए और घर घर कमल दीपक प्रज्वलित किए। पार्टी इसके अलावा का कई दूसरे कार्यक्रम भी चला रही है। कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि इसे जोर शोर से जन जन तक पहुंचाए। भारत के मन की बात, इसके तहत प्रत्येक देशवासी अपने मन की बात सीधे मुझ तक पहुंचा सकता है। आप सुनिश्चित करें कि आपके बूथ में से ज्यादा लोग अपने सुझाव दें। इससे हमारा 2019 का जो संकल्प पत्र होगा वो सही माने में करोड़ों देशवासियों का, जनता का संकल्प पत्र बन जाएगा। इसके अलावा मेरा परिवार भाजपा परिवार, इसके तहत भी आप अपने घर या दफ्तर में पार्टी का झंडा लगाएं, या दुकान होगी, जो भी हो। आप ऑटो रिक्शा चलाते हो, ऑटो रिक्शा पर लगाइए। आप स्कूटर लेके जाते हैं, स्कूटर पर आपका झंडा होना ही चाहिए और आपसे ऊंचा आपका झंडा होना चाहिए। घर घर जाकर के संपर्क करें। भाजपा परिवार में शामिल होने के लिए लोगों को प्रेरित करें, नए लोगों को जोड़े। समाज का कोई वर्ग, समाज का कोई तबका छूटना नहीं चाहिए। गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, अच्छी आर्थिक स्थिति वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो,
बड़ी मुश्किल भरी जिंदगी गुजारता हो, खेत मजदूर हो, मजदूर, हर किसी को जोड़ना है। इस प्रकार 2 मार्च को, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पार्टी की तरफ से पूरे देश में एक साथ विजय संकल्प बाइक रैली का भी आयोजन कर रही है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े शान से करें। बाइक रैली का अपना एक अलग ही प्रभाव होता है। युवा साथियों को इसमें पूरे उत्साह से भाग लेना है। आज जब हम न्यू इंडिया और 21वीं सदी की बात कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट टाइम वोटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में बूथ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने बूथ के सभी फर्स्ट टाइम वोटर के से संपर्क करें। साथियों, लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता और विपक्ष के बीच स्वस्थ स्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और इसका पहला पाठ हम अपने पार्टी के भीतर ही सीखते हैं। ऐसे में सभी बूथ और कार्यकर्ताओं के बीच भी एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए और ये स्पर्धा होनी चाहिए कि कौन कितने युवा वोटर अपने साथ जोड़ सकता है, कौन कितनी महिला वोटर अपने बूथ तक ले जा सकता है, कौन कितने परिवारों का संपर्क करता है, कौन कितने लाभार्थियों के साथ बैठ करके बात करता है, कौन इसकी वीडियो निकाल करके प्रचारित करता है। आज मैं हर बूथ कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी देता हूं। आप ये तय कर लें और मैं सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हर बूथ का कार्यकर्ता कम से कम 10 परिवारों के साथ चुनाव तक घनिष्ठ संबंध बनाएगा। अगर एक एक कार्यकर्ता 10-10 परिवार को लेकर बैठ जाए बूथ में, आप कल्पना कर सकते हैं उस बूथ की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे, उन तक सरकार द्वारा किए गए कामकाज की सही और नियमित जानकारी पहुंचाएंगे। कार्यकर्ता संकल्प लें कि मेरे बूथ में सबसे ज्यादा लोग नमो ऐप को डाउनलोड करेंगे। इतना ही नहीं, रोज नमो ऐप पर आधा घंटा देंगे। नमो ऐप में क्या क्या है वो देखेंगे और उसमें से जो बातें हैं वो आगे पहुंचाएंगे। नमो ऐप के माध्यम से वो वॉलेंटियरिंग करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, पॉजिटिव चीजों को रोज शेयर करेंगे, डोनेशन देंगे, सुझाव देंगे। आज जब हम इतना अधिक मात्रा में काम कर पा रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है 125 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद, जिनके समर्थन से 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते मजबूत सरकार से भागते हैं, मजबूत सरकार का नाम सुनते ही डरते हैं। और इतना ही नहीं, वो तो तत्वज्ञान भी परोसते हैं कि सरकार कभी मजबूत होनी ही नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि वो उनकी अपनी दुनिया चलती रहे। ऐसे में बूथ कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो लोगों को समझाएं कि जब मजबूत सरकार होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है और उससे देश को क्या फायदा होता है। चलिए, मुझे अच्छा लगा रजनी जी के सवाल पर त्रिपुरा से माध्यम से पूरे देश के कार्यकर्ताओं से बात करने का मौका मिला। आइए हम हापुड़ चलते हैं। यहाँ हापुड़ में लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हापुड़ नमस्ते। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार, प्रणाम करता हूं। और हाँ, बताइए। मान्यवर, आपने जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए हैं, मैं आपका उत्तर प्रदेश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। आपसे विश्वास चाहता हूं कि आपका हाथ हमारे हाथ सर पर ऐसे ही रहे। आपसे मुझे एक प्रश्न चाहिए
2014 में जो हमने वादे किए थे 2019 में हमने पूरे किए, लेकिन इस आधार पर आप हमें यहाँ से किस दिशा में ले जाएंगे ये जानना चाहता हूँ। हम इस आधार पर और क्या कर रहे हैं, ये मेरे से आपसे प्रश्न है। धन्यवाद महेश जी, बैठिए। देखिए, मैं बात करने से पहले महेश जी आपको ही अपने परिवार की पुरानी चीजों की ओर ले जाता हूं। आपको पुराने किस्से याद करा दो। बैठिए आप, महेश जी बैठिए, महेश जी बैठिए। अब आप सोचिए, आपको तुरंत ध्यान में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब पहली बार आपके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी गई होगी, तब आपको अपने घर में टीवी देखने की कितनी बेचैनी रही होगी। लेकिन जब समय बीतता गया तो फिर आपको कलर टीवी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। ठीक इसी प्रकार का अंतर 2014 और 2019 के कालखंड का है। 2014 से 2019 ये एक प्रकार से आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था, लेकिन 2019 से आगे आवश्यकताओं से बात बनने वाली नहीं है। ये समय होगा आकांक्षाओं को पूरा करने का। और मैं इस बात को मानता हूं कि 2014 से 2019 अगर आवश्यकताओं की पूर्ति का काल था, तो 2019 से 2024 आकांक्षाओं की पूर्ति का काल है। 2014 से 2019 बुनियादी जरूरतों को हर घर पहुंचाने का समय था, जबकि 2019 से 2024 आगे तेज उन्नति के लिए उड़ान भरने का अवसर है। 2014 से 2019 का समय फ्रेजाइल 5 से बाहर निकलने की मशक्कत थी, जबकि 2019 से 24 आगे विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का अवसर है। 2014 से 2019 की ये यात्रा निराशा से आशा, आवश्यकता से आकांक्षा, संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाली है। 2014 से पहले भारत में एक ऐसी सरकार थी जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। देश में पॉलिसी पैरालिसिस था। देश को भ्रष्टाचार मुक्त, मजबूत और निर्भीकता से निर्णय लेने वाली सरकार की आवश्यकता थी, और हमने ऐसी सरकार दी है। 2014 से पहले देश का आम आदमी आसमान छूती महंगाई से परेशान था। हमने इससे निजात दिलाने का वादा किया और महंगाई को 2-3% के आसपास ला करके रख दिया। साथियों, हमें इस बात की खुशी है कि 2014 से पहले देश जिन चीजों की आवश्यकताएं महसूस कर रहा था, हमने 125 करोड़ देशवासियों की मदद से उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी मेहनत की है। इसलिए आज जब जन आकांक्षाओं को देखता हूं तो हमारे काम करने का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूं कि 2014 का चुनाव देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनमत था, और 2019 का चुनाव भारत के जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनमत होने वाला है। बीते 5 वर्षों में देश में किस तरह का बदलाव आया है वो हम सबके सामने है। आज हर भारतीय बदलाव महसूस कर रहा है। अब इन 5 सालों में ही जब इतना कुछ हुआ है तो सोचिए, अगली बार जब हम देश की सेवा करने का फिर मौका मिलेगा, और मुझे विश्वास है मिलने वाला है,
तो हम इस मजबूत इमारत को और कितना आलीशान और कितना भव्य बनाएंगे। साथियों, ये सब तब संभव है जब आज जो विकास की दिशा और रफ्तार है उसको न केवल मेंटेन रखा जाए बल्कि उसको और गति बढ़ाई जाए। आप सबको याद होगा कि अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने कई बड़े कार्य किए थे, लेकिन 2004 में वाजपेयी जी की सरकार गई तो सबका सब ठप हो गया। उनकी सारी मेहनत पानी में चली गई, ऊपर से देश को पीछे खींचा गया। फिर से एक बार भ्रष्टाचार जारी रह सके इसलिए आधार को अटकाया गया, कमीशन खोरी के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को अटका दिया गया, राफेल डील को लटकाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की जो गति भारत ने पकड़ी थी वो फिर से अटक गई, आर्थिक सुधार और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की जो गति थी वो भी अटक गई। दूर जाने की जरूरत नहीं है। अरे अभी हाल ही में जिन 3 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई वहां का हाल देख लीजिए। पहले से चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर कैंची चलाई जा रही है। आयुष्मान भारत जैसी योजना को रोक दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत छोटे किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं उसमें भी अड़ंगा लगाया जा रहा है। कई कांग्रेस शासित राज्यों ने तो अभी तक लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। आज हमारी सरकार सिंचाई से जुड़ी 99 परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है ताकि अन्नदाताओं को पानी की कमी ना हो। कई योजना पूरे होने की कगार पर है, लेकिन अगर 2019 में कोई चूक रह गई तो ये सब चीजें फिर से एक बार गड्ढे में चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने यही हाल करके रखा था। हमारे आने से पहले भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। बीते 5 वर्षों में सरकार की नीतियों से हम 11 से कूद करके 6ठे नंबर पे पहुंच गए। 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। हम भारत को जल्द से जल्द 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, लेकिन जरा सी चूक से विकास की ये तेज धारा रुक सकती है। और अटल जी का हमें अनुभव है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत को 142वें से 77वें स्थान पर पहुंचा दिया है। जरा सी चूक से फिर से ईज ऑफ करप्शन का बोलबाला हो जाएगा। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी पैसों की लूट बंद हुई है। देशवासियों के हजारों लाखों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचे हैं। जरा सी चूक हुई तो बिचौलियों की लूट फिर से शुरू हो जाएगी। जरा सी चूक भ्रष्टाचार के महायुग को वापस ला सकती है। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, किसी को देश अभी भूला नहीं है। आइए इस नए विश्वास के साथ नए क्षेत्र की ओर चलते हैं। आइए हम जमशेदपुर चलते हैं। कौन बात करना चाहेगा? आदरणीय मोदी जी को मेरा नमस्कार। मैं विजय लक्ष्मी, झारखंड जमशेदपुर टेल्को महिला मोर्चा की महामंत्री हूं। और मोदी जी, आपका हमेशा ये कहना रहता है, कहते हैं आप कि कांग्रेस जब भी आती है लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती है और जातिवाद को बढ़ावा देती है। कांग्रेस के ये 2 लक्षण हैं, जबकि भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर कार्य करती है। तो मेरा ये प्रश्न है कि 2019 में लोकतंत्र कैसे जीतेगा? अरे आप तो स्वयं लक्ष्मी है।
और लक्ष्मी तो कमल पर विराजती है। जय लक्ष्मी जी, बैठिए। देखिए, आपका ये सवाल 2019 के चुनाव का मूल मंत्र है। ये चुनाव दो राजनीतिक संस्कृतियों के बीच का है। एक संस्कृति भाजपा की है, जहां हर काम लोकतांत्रिक तरीके से होता है। दूसरी संस्कृति कांग्रेस समेत कई दलों की है, जहां हर काम वंशवाद के आधार पर तय होता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका कितनी विशिष्ट है, इसका अनुभव आप जैसे सभी कार्यकर्ता लगातार करते आ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता की संस्कृति एकदम अलग होती है। विनम्रता, सादगी, सरलता और सहजता, इसी ने हमको आज यहां तक पहुंचाया है। यहां किसी भी फैसले का आधार कार्यकर्ताओं का फीडबैक होता है, कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है और लोकतांत्रिक तरीके से बात ऊपर आती है। भाजपा कार्यकर्ता जनता जनार्दन के दुख में, सुख में, हर स्थिति में सहभागी होता है। हमारी पार्टी को असली बल अपने कार्यकर्ताओं से मिलता है। यहां कार्यकर्ता ही सब कुछ तय करता है। इसलिए मेरा जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करने का अवसर पा सकता है। हमारी पार्टी में कोई भी निर्णय इस बात से नहीं होता है कि एक व्यक्ति या एक परिवार क्या चाहता है, बल्कि हमारे यहां निर्णय इस बात से होते हैं कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। लोकतंत्र हमारी पार्टी के डीएनए में है। यह एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इसलिए पार्टी और सरकार दोनों के लिए कार्यकर्ताओं का फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके आधार पर सरकारी योजनाओं को जमीन पर साकार करना भी आसान होता है, जिसे मौजूदा कार्यकाल में हम लगातार देखते आए हैं। लोग भी यह जानते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को वे जो प्रतिक्रिया देते हैं, उन्हें वे शीर्ष नेतृत्व तक ले जाकर उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास पैसा है या आप किसी खास जाति के हैं या फिर किसी बड़ी परिवार से संबंधित है, तो इस बल पर भाजपा में आपके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, बल्कि इस पार्टी के दरवाजे आपकी मेहनत, आपके परिश्रम और आपकी लगन के बल पर खुलते हैं। भाजपा ने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, जो किसी बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए। उनके पास कोई बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, फिर भी उन्हें अपनी मेहनत, अपनी लगन के बल पर इतने बड़े पद पर पार्टी ने ही बिठाया। पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया और पार्टी खड़ी रही तो जनता के आशीर्वाद भी मिल गए। आज अगर भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन सका है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी के भीतर का लोकतंत्र है और अपने कार्यकर्ताओं के इसी सामर्थ्य पर ही 2019 के लोकतंत्र का महापर्व भी भारतीय जनता पार्टी के नाम होने वाला है। मेरा आपसे आग्रह है, भाजपा की संस्कृति, भाजपा की कार्यपद्धति, भाजपा के संगठन का स्वरूप, कार्यकर्ता की भूमिका, यह सब बातें भी लोगों तक पहुंचाएं। लोगों को भाजपा को करीब से देखने का और काम करने का अवसर दें। और जब जनता भाजपा और बाकी पार्टियों में अंतर समझेगी, तो उनके लिए यह निर्णय आसान हो जाएगा कि देश की सेवा का दायित्व किसे दें। चलिए आइए, अब जमशेदपुर से निकल करके हम साउथ की ओर चलते हैं, तमिलनाडु चलते हैं, कोयम्बटूर चलते हैं। आइए, कोयम्बटूर वणक्कम।
Dear Prime Minister ji, vanakkam. वणकम वणकम। हाँ अरुण, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। बैठना है सभी लोग को। My name is Arul Murugan, Magasati Kendra in charge, Coimbatore, Singay Mandal. Yes. Dear Ji, I would like to ask one question, Ji. How much confident are you about performance in South India? As usual, media is underestimating BJP. अरुण मुरुगन जी, बैठिए। मेरे लिए तो शिकायत ये होती है कि मोदी हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, तो शायद कॉन्फिडेंस से मेरे स्वभाव का हिस्सा है। देखिए, मीडिया के हमारे मित्रों की एक फिक्स साइकिल है। चुनाव से पहले मीडिया के हमारे मित्र कहते हैं कि भाजपा के लिए यह चुनौती है, लेकिन हमें भी मीडिया को कोसने से ज्यादा इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। मीडिया का एक वर्ग और विपक्ष में हमारे मित्र भाजपा के बारे में बहुत कुछ फैलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा दक्षिण में कभी भी सरकार नहीं बना सकती, लेकिन 2008 में हम कर्नाटक में सत्ता में आए और 2018 में भी हम सबसे बड़े पार्टी के रूप में राज्य में उभर करके आए हैं। आज हमने पिछले 5 सालों में 130 करोड़ भारतीयों के लिए समान मेहनत की है, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो। हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया है और आज देश भर में ये दिख भी रहा है। और मेरा मानना है कि दक्षिण भारत में भी लोगों की विकास के प्रति चाहत उतनी ही है जितनी देश के दूसरे भाग में है। और जहां विकास के लिए आकांक्षा होगी, जाहिर सी बात है वहां भाजपा ही एकमात्र विकल्प होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1984 में जब हमारी केवल 2 सांसद जीत करके आए थे, तब उनमें से एक सांसद दक्षिण में आंध्र प्रदेश के थे। और आगामी चुनावों में अपने अच्छे प्रदर्शन को लेकर हम आश्वस्त हैं। कर्नाटक के लोग अब राज्य में चल रही अवसरवादी सरकार से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस और जेडीएस के पास शासन का जनादेश नहीं था। अब वे राज्य के कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बीच में पोर्टफोलियो को लेकर लड़ाई चलती रहती है। वहां की सरकार किसानों को परेशान कर रही है। कर्नाटक के लोग, विशेषकर वहां के किसान 2008 से लेकर के 2013 तक के हमारे कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आज भी याद करते हैं। तमिलनाडु में हमारा एक मजबूत संगठन बन चुका है। अब तो हमारा वहां बहुत ही सशक्त गठबंधन भी बन चुका है। लिहाजा तमिलनाडु में एनडीए को व्यापक सफलता मिलना इस बार तय है और इतिहास में सबसे बड़ी सफलता तमिलनाडु में 2019 के चुनाव में मिलने वाली है, ये मेरा पक्का विश्वास है। केरल के लोग, विशेष रूप से वहां के शिक्षित युवा, एलडीएफ और यूडीएफ से तंग आ चुके हैं। वे भाजपा को एकमात्र विकल्प के रूप में देख रहे हैं जो केरल की संस्कृति की रक्षा कर सकती है। वहां समाज के कई प्रबुद्ध लोग भाजपा से जुड़े हैं। हमें तेलंगाना में भी अपने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों में कांग्रेस और टीडीपी को लेकर बहुत गुस्सा है। वहां जितने भी लोग हैं, एक ने राज्य को विभाजित किया और दूसरे ने इसको तबाह किया। वहां तीनों जो खिलाड़ी हैं,
एक प्रकार से विकास के बारे में न सोचकर अपने अपने वंशों के विकास के बारे में सोच रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज वहां के नेता, जो एक जमाने में एनटीआर जिनको कोसते थे, जिस दल को कोसते थे, उनके साथ जीने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। जिस कांग्रेस ने तेलुगु गौरव का अपमान किया, उनके पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, तो कितनी मजबूरियां होगी। और इसलिए आप विश्वास कीजिए कि साउथ में भी लोगों को ईमानदारी चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, ईमानदार दल चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए। और यही मुद्दे हैं जो आंध्र के अंदर पूरी ताकत से उभर करके आने वाले हैं। आंध्र की जनता ईमानदारी को पसंद करेगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। अपने काम पर ध्यान दें और हम पूरे देश की तरह साउथ में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आइए अब हम झारग्राम चलते हैं।